गूगल में आपकी वेबसाइट रैंक हो ये आप सभी चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे गूगल के पेज लेवल फैक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेज लेवल फैक्टर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये सीरीज चल रही है गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स। तो इसमें हम दो चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इस टोटल कंटेंट को 200 रैंकिंग फैक्टर्स को मैंने 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और उसमें से सबसे पहली डोमेन लेवल फैक्टर्स और दूसरी साइट लेवल फैक्टर्स हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत काम के हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल के पेज लेवल फैक्टर्स। जी हाँ, ये पेज लेवल फैक्टर्स हैं 56 फैक्टर्स। सारे एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको इसलिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 फैक्टर्स और इसके आगे के वीडियोस में हम बाकी के 56 फैक्टर्स कवर करेंगे। और ये इतना ही नहीं है, इसके बाद और भी फैक्टर्स बचे हैं, क्योंकि टोटल 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं। आप एक्चुअली अगर ऑर्गेनिकली गूगल में अपनी साइट को रैंक कराना चाह रहे हैं तो इन फैक्टर्स को पूरी तरह से जरूर देखिएगा। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले इस सीरीज के वीडियोस आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इन फैक्टर्स के बारे में। बट उससे पहले, अगर आपकी इन फैक्टर्स को पढ़ते टाइम जानते टाइम कोई भी क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है। आप मुझसे ईमेल से भी पूछ सकते हैं, जो आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गूगल के जो फैक्टर्स हैं, इस रिलेटेड जो भी कंटेंट मैं आपसे अभी शेयर करूंगा उस कंटेंट को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन सेक्शन से उस लिंक को आप एक्सेस कर सकते हैं और जब भी चाहे उसको वहीं से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर कुछ भी अपडेट्स आएंगे तो आपको उसी लिंक पे हमेशा मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये है पेज लेवल फैक्टर्स। और पेज लेवल फैक्टर्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज है वो 21। ऑल्दो ये टोटल 56 हैं, सारे एक दिन में हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 21 फैक्टर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है कीवर्ड इन टाइटल टैग। जी हाँ, आपका जो टाइटल टैग होता है, आपका जो कंटेंट है, आपका जो ब्लॉग है, या फिर अगर वेबसाइट पे भी आप कोई पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसका एक हेडिंग टॉप में टाइटल होता है, जो कि बेसिकली H1 टैग हम लेके चलते हैं। तो उसके अंदर अगर आप कीवर्ड, यानी आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है आपके आर्टिकल का, उसका मेन रीजन ये है कि जो आपका टाइटल टैग है वो आपके कंटेंट को एक तरह से समराइज करता है, एक्सप्लेन करता है, जिससे जो रीडर है उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अगर आपका टाइटल कैची है और एक्चुअली वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है एक समरी की तरह से, जो कि आपके कंटेंट के अंदर है, तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। आपका विजिटर उस पर जल्दी क्लिक करेगा एंड उस कंटेंट में अगर उसे वो सारी चीजें मिलती हैं जो आपने टाइटल में दी हैं, जिसकी वजह से उसने उसको क्लिक किया है, तो वो डेफिनेटली उसके अंदर कंप्लीट कंटेंट को आपके कंज्यूम करेगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ और भी काफी सारा कंटेंट आपकी वेबसाइट का वो कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि उसका ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा अगर उसको कंटेंट पसंद आता है। तो ये गूगल का बहुत इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ का सिग्नल है। और जो गूगल के बॉट्स हैं वो भी इस चीज को देखते हैं कि कितने क्लिक्स आपके कंटेंट पे आ रहे हैं, और क्लिक आने के बाद जो यूजर है वो कितनी देर आपके कंटेंट पे रहा। तो सबसे पहला फैक्टर था कीवर्ड इन टाइटल टैग, तो इसका आप जरूर ध्यान रखिए। दूसरा हमारा फैक्टर है टाइटल टैग स्टार्ट्स विद कीवर्ड। अगर आपका टाइटल टैग कीवर्ड से स्टार्ट होता है तो ये और भी अच्छा रहता है। इनफैक्ट अगर वो स्टार्ट होता है और एंड भी होता है, या दोनों में से कोई भी एक चीज होती है, तो दोनों केस के अंदर वो बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू अगर आपका जो कीवर्ड है वो टाइटल टैग में बीच में आ रहा है। तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। हर टाइम ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, बट अगर पॉसिबल हो तो आप इसको ध्यान में लेके चलिए।
तीसरा फैक्टर है कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन टैग। तो खाली टाइटल टैग से एक्चुअली पर्पस हमारा हल नहीं होता। अब हमारे बारी आती है डिस्क्रिप्शन टैग की। तो डिस्क्रिप्शन टैग में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। और गाइस, ये जो मैं आपसे टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग की बात कर रहा हूँ, ये वो है जो एक्चुअली में वेब पे नजर आता है सर्च इंजन्स को। अगर मैं बात करूं, अगर आप वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और योस्ट प्लगइन का यूज कर रहे हैं, तो आप ये टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन जो एक्चुअली आपके आर्टिकल के ब्लॉग के हैं उससे डिफरेंट कर सकते हैं। ये प्रोविजन उसमें दिया हुआ है, उसे हम कहते हैं एसईओ टाइटल और एसईओ डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, मेटा टाइटल भी कहते हैं। तो ये चीजें आप चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअली आपने टाइटल रखा है वही सेम वहां पे भी आप यूज करें। तो जो आप चेंज कर देंगे, जो कि बेसिकली एसईओ के लिए होगा, तो वही सर्च इंजन रिजल्ट्स में नजर आएगा। कीवर्ड अपीयर्स इन H1 टैग। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो H1 टैग है, यानी आपका टाइटल है, उसके अंदर कीवर्ड होना चाहिए। तो ये चीज वही रिपीट होकर के आ रही है। अगर H1 टैग में आपका कीवर्ड है, यानी कि अगर आप टाइटल टैग में कीवर्ड को रख रहे हैं, तो डेफिनेटली गूगल उसको एक प्रॉपर सिग्नल लेता है, क्योंकि गूगल सारे टैग्स को रीड करता है। गूगल टैग्स की लैंग्वेज बहुत आसानी से समझता है। और अगर आपका कंप्लीट कंटेंट प्रॉपर टैग्स के अंदर डिफाइंड है, तो डेफिनेटली उसके अंदर गूगल के क्रॉलर्स को आसानी होगी उसको समझने में। और जितनी आसानी से उस कंटेंट को समझ पाएंगे, उतनी जल्दी उसको रैंक करेंगे, अप्रूव करेंगे। फिफ्थ पेज लेवल फैक्टर है TF-IDF। इसका मतलब होता है, ये टर्म स्टैंड करती है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसके अंदर इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, यानी IDF। It's a scoring measure widely used in information retrieval or summarization. TF-IDF is intended to reflect how relevant a term is given in a document. तो कोई भी टर्म डॉक्यूमेंट में जो दी गई है, वो आपके जो कीवर्ड है, यानी जिस इंटेंट से यूजर ने उसको सर्च किया है, उससे कितनी ज्यादा रेलेवेंट है। It's a text analysis technique that Google uses as a ranking factor. It signifies how important a word or phrase is to the blog post or article. Instead of counting keywords used in your article, Google uses an algorithm to check relevancy of words and phrase used in the article. तो कीवर्ड्स कितने आपके आर्टिकल में यूज हुए हैं, वो तो एक अलग फैक्टर होता ही होता है। बट TF-IDF के जरिए गूगल ये जानता है कि अपने एल्गोरिथम के जरिए कि आपके जो फ्रेजेस है और जो आपके आर्टिकल के अंदर जो टर्म्स यूज हुई हैं, वो कितनी रेलेवेंट है आपके आर्टिकल का जो टॉपिक है उसके कंटेक्स्ट में। तो गाइस अब आता है सिक्स्थ पेज लेवल फैक्टर, जो कि है कंटेंट लेंथ। जी हाँ, कंटेंट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कंप्रिहेंसिव आपका कंटेंट होगा, उतना ही वो गूगल में बेस्ट परफॉर्म करेगा। कंटेंट अगर आपका कंप्रिहेंसिव है, इन डेप्थ है, तो एक्चुअली उसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि जो भी विजिटर है, जो किसी कंटेंट को ढूंढ रहा है, और उसको अगर डिटेल में सारी चीजें एक जगह पे मिल जाती हैं, तो डेफिनेटली उसकी सर्च कंप्लीट हो जाती है, उसका पर्पस हल हो जाता है। और अगर उसको शॉर्ट में चीज मिलती है, इनकम्प्लीट चीज मिलती है, तो फिर अगेन वो और जगहों पे उसको सर्च करेगा। तो गूगल इसको एक बहुत अच्छा फैक्टर मानता है। अगर आपका कंटेंट इन डेप्थ है, तो डेफिनेटली गूगल आपका जो कंटेंट है उसको कंपैरेटिवली दूसरे शॉर्ट कंटेंट के कंपैरिजन में जल्दी रैंक करेगा। सेवेंथ फैक्टर है टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आप चाहें तो आप दे सकते हैं अपने ब्लॉग में, अपने आर्टिकल में। वर्डप्रेस में इसको बहुत आसानी से दिया जा सकता है प्लगइन के जरिए। अगर मैं आपको दिखाऊं इस चीज को, तो आप मेरा ब्लॉग रेफर कर सकते हैं। मैं एक बार अपने ब्लॉग में आपको दिखा देता हूँ कि आप जैसे इन्फोडॉक्स की वेबसाइट पे आएंगे, ब्लॉग सेक्शन में हिट करेंगे, और कोई भी एक ब्लॉग मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर अगर इस ब्लॉग को आप देखेंगे, तो इसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स दे रखा होता है। आप ये देख रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसका बेसिक फायदा ये होता है कि जो भी आपका विजिटर है, वो एक्चुअली ये जान पाता है कि क्या क्या चीजें आपने पूरे आर्टिकल में एक्चुअली इंक्लूड की हैं। और एक और चीज कि मान लीजिए हो सकता है उसको पूरे आर्टिकल की जरूरत ना हो, उसको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को ढूंढ रहा हो, तो वो सीधा उस स्पेसिफिक टॉपिक तक पहुंच सकता है। अगर मान लीजिए उसने एक आर्टिकल पूरा पढ़ भी डाला, फिर उसको दोबारा उसको री रेफर करना है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हेल्प करता है डायरेक्टली उस टॉपिक पे जाने में जो एक्चुअली उसको दोबारा से रेफर करना है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स एक्चुअली एक व्यूअर के लिए, विजिटर के लिए बहुत काम की चीज है। और सेम टेबल ऑफ कंटेंट्स को
जो गूगल के जो बॉट्स हैं वो भी रीड करते हैं एंड वो ये जान लेते हैं इन शॉर्ट कि आपके कंटेंट में क्या है। तो इसलिए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज कर सकते हैं। और अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो ये बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, सिर्फ प्लगइन के जरिए काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आपने पूरे ब्लॉग को प्रॉपर टैगिंग की हुई है, H1, H2, H3 पैराग्राफ में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। 8th पेज लेवल फैक्टर है कीवर्ड डेंसिटी। जी हाँ, इट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इट यूज्ड टू बी। इसका मतलब ये है कि पहले एक्चुअली कीवर्ड डेंसिटी, कितनी बार आपने कीवर्ड यूज किया आर्टिकल में, वो इंपॉर्टेंट थी। आज की डेट में ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपको 2% का जो है फॉर्मूला वो रखना चाहिए, आपको 2% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज ये हो जाएगी कीवर्ड स्टफिंग। अगर बहुत ज्यादा आप कीवर्ड का यूज कर देंगे तो डेफिनेटली वो भी बेनिफिशियल नहीं है आपके कंटेंट के लिए। तो मान लीजिए अगर आपका कंटेंट 1000 वर्ड्स का है तो 20 बार से ज्यादा आपको जो अपना मेन प्राइमरी कीवर्ड है उसको यूज नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड ही सारे में यूज करेंगे, आप सेकेंडरी कीवर्ड्स का भी आपका उसमें यूज होगा, तो उनको भी आप कर सकते हैं। तो आप अगर योस्ट एसईओ का यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस में तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि कीवर्ड डेंसिटी आपकी कितनी है। अगर कीवर्ड डेंसिटी कम होती है तो भी वो आपको उसके अंदर एक्चुअली में वार्निंग देगा, अगर ज्यादा है तो भी वार्निंग देगा। अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि कीवर्ड डेंसिटी थोड़ी ज्यादा बता रहा होता है जिसको हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो अगर थोड़ा सा माइनर सा वेरिएशन है तो भी चलेगा, कोई ऐसे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट फिर भी कंटेंट लिखते टाइम अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो कभी भी ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 9th पेज लेवल फैक्टर है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स इन कंटेंट, जिसे कि हम कहते हैं LSI। तो फ्रेंड्स, LSI का मतलब क्या होता है? LSI का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जिसको आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। एप्पल, अगर मैं वर्ड की बात करूं तो एप्पल के केस में जो गूगल के बॉट्स हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल आइडेंटिफाई करता है एक फ्रूट को और साथ ही में एक बहुत पॉपुलर कंपनी को। तो गूगल को ये समझ में नहीं आएगा कि एप्पल का क्या कंटेक्स्ट है, तो वो क्या करेगा, वो उस को समझेगा जो बाकी के आपके कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। अगर आपने उसके अंदर कंपनी शब्द का यूज किया है कहीं पे, या फिर आपने कुछ ऐसे शब्दों का यूज किया जैसे आईफोन या अपने आर्टिकल में, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इस एप्पल का मतलब होता है एप्पल कंपनी। और आपने अगर कहीं जूस, फ्रूट, फूड ऐसे वर्ड्स का यूज किया है तो वो इसको एप्पल फ्रूट समझेगा। तो ये होते हैं LSI कीवर्ड्स, जो कि बेसिकली किसी एक ऐसे कॉमन वर्ड जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं उनको क्रॉलर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। क्योंकि क्रॉलर्स एक्चुअली प्रोग्राम्स होते हैं, आपके और हमारे तरह से नहीं होते हैं, जो कि एक्चुअली में समझ जाएंगे बहुत आसानी से कि एक्चुअली आपका उस आर्टिकल में उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या कंटेक्स्ट है। तो इनको हम बोलते हैं LSI कीवर्ड। और ऐसे कीवर्ड लिखते टाइम आप डेफिनेटली ऐसा आपको अलग से स्पेशली नहीं करना। आप अगर एप्पल कहीं मेंशन कर रहे हैं तो फ्रूट, फूड आप जरूर मेंशन करेंगे। और अगर आप एप्पल एज अ कंपनी मेंशन कर रहे हैं तो आप कहीं आईफोन या कंपनी जरूर मेंशन करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट LSI एक्चुअली लोग समझते नहीं क्या LSI होता है, तो इसके बारे में मैंने इसमें आपको बताया है। एंड ये भी एक पेज लेवल फैक्टर है। अगर एक्चुअली में गूगल का जो बॉट है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो उसको LSI कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं आपके जो कंटेंट है उसमें, तो वो भी आपके कहीं ना कहीं रैंकिंग के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गूगल को क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअली आपके इस पर्टिकुलर फ्रेज वर्ड का क्या मतलब है। तो LSI कीवर्ड्स आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, और उससे गूगल को पहले ही पता चल जाता है कि आपके आर्टिकल का, आपके कंटेंट का क्या कंटेक्स्ट है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कीवर्ड आपका आ रहा है। तो ये था हमारा 10th पेज लेवल फैक्टर। अब हम आते हैं अपने 11th पेज लेवल फैक्टर में, जिसका कहना है कि पेज लोडिंग स्पीड वाया HTML। तो गूगल खाली अपने गूगल सर्च इंजन को ही नहीं, बिंग को भी यूज करता है पेज स्पीड रैंकिंग फैक्टर में। सर्च इंजन स्पाइडर्स कैन एस्टिमेट योर साइट स्पीड फेयरली एक्यूरेटली बेस्ड ऑन योर पेज HTML कोड। तो जितने भी सर्च इंजन हैं उनके जो भी एक तरह से आप कह लीजिए एक प्रोग्राम होता है, उनका जो इंजन है उसको हम स्पाइडर्स बोलते हैं, वो आपके जो पेज की स्पीड, जब आप किसी ब्राउजर पे उस पेज को ओपन करते हैं तो उसको इजीली डिटेक्ट
कर पाता है, और इस जो भी डिटेक्शन है इसको कहीं ना कहीं गूगल अपने डेटाबेस में कैप्चर करता है, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट 12th रैंकिंग फैक्टर है पेज लोडिंग स्पीड वाया क्रोम। तो गाइस, क्रोम जैसा आप लोग जानते ही हैं कि गूगल का अपना ब्राउजर है, अपना प्रोडक्ट है। तो क्रोम सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गूगल को देता है रिगार्डिंग पेज लोडिंग स्पीड। तो उसका जो लोडिंग टाइम है, लोडिंग स्पीड है, ये क्रोम इसके बारे में जानकारी गूगल को भी देता है और आपको भी देता है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी पेज ओपन किया हुआ है, तो उस पेज के अंदर आप उसको राइट क्लिक करेंगे तो इंस्पेक्ट करके एक एलिमेंट आता है। अगर मान लीजिए नहीं भी आ रहा है तो आप यहाँ पे टूल्स में जाकर के उसको देख सकते हैं। आपको यहाँ पे टूल्स में मिल जाएगा उसका ऑप्शन, डेवलपर टूल, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इंस्पेक्ट में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आपकी पेज लोडिंग स्पीड क्या है परफॉर्मेंस टैब के अंदर। तो इस तरीके से आप खुद से भी देख सकते हैं, और बाकी आप ये समझ ही गए हैं कि क्रोम इसको कैप्चर करता है और वो सारी इंफॉर्मेशन जाती है गूगल तक। 13th पेज लेवल फैक्टर है यूज ऑफ AMP। ऑल्दो मैं इसको पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने वेबसाइट्स और ब्लॉग्स बनाए हुए हैं विदाउट AMP यूसेज भी, और पहले मैंने AMP भी यूज किया था। AMP यूज करने के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो रेदर बेटर ये है कि आप AMP मत यूज करिए। आप मोबाइल कंपेटेबल पेजेस खुद से बना सकते हैं। नॉर्मली एक सिंगल पेज जो कि आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल दोनों पे कंपैटिबल हो। ऑल्दो AMP के बारे में मैं आपको बता दूं, AMP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मोबाइल डिवाइस पे पेज को रैंक कराने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी साइट मोबाइल पे उतनी स्पीड नहीं दे रही, ऑल्दो वैसे वो उसकी स्पीड बहुत अच्छी है। इन दैट केस फिर ये रिकमेंडेड हो जाता है कि आप AMP का यूज करें। अगर आप वर्डप्रेस यूज करें तो AMP के प्लगइन्स होते हैं, और AMP में एक मोबाइल वर्जन ऑफ पेज अलग बनाया जाता है। मतलब सेम कंटेंट को आप अलग से दोबारा से एक तरह से लिखेंगे। आपको एक्चुअली दोबारा से सारा कुछ नहीं लिखना, एक तरह से कॉपी पेस्ट ही है, बट उसके अंदर वो कुछ चीजें मिसिंग होंगी जो वेब पे यानी आपके डेस्कटॉप पे दिखती, बट वो चीजें मोबाइल पे नहीं दिखेंगी, जिसकी वजह से आपकी जो पेज लोडिंग स्पीड है मोबाइल पे वो फास्ट हो जाएगी। 14th पेज लेवल फैक्टर है एंटिटी मैच। तो गाइस, गूगल खाली कीवर्ड्स को नहीं मैच करता है, गूगल एक फ्रेज को, एक एंटिटी को भी मैच कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्च कर रहे हैं कीवर्ड SEO इज डेड, तो इसके अंदर SEO एक एंटिटी है और डेड एक एंटिटी है, और दोनों को मिला करके एक फ्रेज बन जाता है। तो गूगल सेपरेटली एक एंटिटी को भी मैच करता है, और उन एंटिटीज को कंबाइन करके एक फ्रेज में एक यूनिक एंटिटी बन जाती है, उसको भी वो मैच करता है, और इसको भी हम एक कीवर्ड की तरह से ले सकते हैं। 15th पेज लेवल फैक्टर है गूगल का हमिंग बर्ड अपडेट। जी हाँ, ये गूगल का एक एल्गोरिथम था, एल्गोरिथमिक चेंज था, जो कि 26 सितंबर 2013 में आया था। और इस एल्गोरिथम के हिसाब से गूगल की जो अब क्रॉलर्स हैं वो कीवर्ड से भी बियॉन्ड जाकर के कंटेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, और आपके टॉपिक को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा भी हो रहा था, गूगल को ये पता था कि लोग कीवर्ड कुछ यूज कर रहे हैं और एक्चुअली कंटेंट में कुछ और ही कंटेंट है। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए गूगल ने और बेटर एल्गोरिथम प्रिपेयर किया 2013 में, जो कि आपके टॉपिक को भी पूरी तरह से पढ़ता है, और उससे आपका कंटेक्स्ट, आपके कीवर्ड्स और जो भी आपने प्राइमरी कीवर्ड्स या टैग्स दिए हुए हैं उनसे मैच करता है, एंड फाइनली वो ये डिसाइड करता है कि आपका कंटेक्स्ट क्या है। तो ये एक ऐसा एल्गोरिथमिक अपडेट था कि जो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। इससे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता था। जैसे जैसे वेब पे कीवर्ड्स की स्कैर्सिटी होती जा रही है, बेहतर ये होगा कहना कि एक्चुअली कीवर्ड्स और ज्यादा टफ होते चले जा रहे हैं रैंक कराना, वैसे वैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपको आपका कंटेंट रैंक कराने में। तो इस पर्टिकुलर अपडेट ने इस चीज के अंदर हेल्प की। 16th पेज लेवल फैक्टर है डुप्लीकेट कंटेंट। तो गाइस, डुप्लीकेट कंटेंट को गूगल बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है, और अगर आपका कंटेंट डुप्लीकेट है तो गूगल कभी भी उसको रैंक नहीं करेगा, क्योंकि
जब गूगल को कंटेंट डुप्लीकेट मिलता है तो वो एक्चुअली कंफ्यूज हो जाएगा उसका बॉट कि एक्चुअली कौन सा कंटेंट सही है और कौन सा कंटेंट गलत है। अगर ये डुप्लीकेट कंटेंट आपकी अपनी वेबसाइट पे भी है तो भी गूगल कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आप डुप्लीकेट कंटेंट को बिल्कुल अवॉइड करिए, बिल्कुल मत लिखिए, क्योंकि जो कंटेंट पहले पब्लिश हुआ है गूगल को उसको ही ओरिजिनल मानेगा, और उस कंटेंट को अगर मान लीजिए आप वहां से हटा करके दूसरी जगह भी डाल देते हैं तब भी वो डुप्लीकेट कंटेंट में ही कंसिडर किया जाएगा। तो गाइज इसके बाद आता है 17th पेज लेवल फैक्टर जो कि है REL कैनोनिकल टैग। अब अगेन ये फैक्टर आता है रिलेटेड टू डुप्लीकेट कंटेंट। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई कंटेंट कहीं से ले करके आपको पोर्ट करना है, कोई ऐसी टेक्निकल चीज है, या फिर आपका अपना कंटेंट आप कहीं और यूज कर रहे हैं। तो इस केस में एक होता है कैनोनिकल URL, और इसके लिए एक टैग होता है REL इज इक्वल टू कैनोनिकल। वो आप डिफाइन करके उसके आगे href में वो लिंक दे सकते हैं जिसपे वो कंटेंट था जिसको आपने यूज किया है, अगर आप यूज करना चाह ही रहे हैं, और वो मैंडेटरी है कंटेंट आपके अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट के लिए एज अ रेफरेंस। तो आप कैनोनिकल URL डिफाइन कर सकते हैं और कैनोनिकल टैग के अंदर उस कंटेंट को लिख सकते हैं। इससे गूगल आपको पेनलाइज नहीं करेगा। इस कंटेंट को छोड़ करके बाकी सारा कंटेंट वो आपके आर्टिकल का मानेगा और अकॉर्डिंगली आप रैंक करेंगे। अगर आप ये कंटेंट यूज कर लेते हैं बिना कैनोनिकल टैग के तो डेफिनेटली प्लेगरिज्म हो जाएगी और गूगल को लगेगा कि आपने कंटेंट कॉपी किया है, एंड डेफिनेटली आपके लिए एक नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर होगा। 18th पेज लेवल फैक्टर है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। अगेन इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिर्फ इमेज का साइज, लोडिंग स्पीड से मतलब नहीं है। इमेज में ऑल टैग का यूज करना, इमेज के जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, उसके अंदर कीवर्ड्स डालना जिसे हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। इमेज के अंदर भी ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं। अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो डेफिनेटली उस इमेज से भी आपका आर्टिकल रैंक कर सकता है। अगर आपने कभी गूगल पे ध्यान से देखा है तो गूगल में इमेज सर्च का भी एक ऑप्शन होता है। इमेज सर्च के लिए अलग टैब होता है। अगर हम गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे इमेज के लिए अलग सर्च होता है। तो इमेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। इमेजेस के जो अंदर कीवर्ड्स, टाइटल टैग्स डाले जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आप कीवर्ड, टाइटल टैग नहीं डाल पा रहे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं भी डाल पा रहे हैं, तो ऑल टैग तो आप जरूर डाल पाएंगे रिलेटेड टू इमेज, कि वो इमेज एक्चुअली क्या सिग्निफाई कर रही है, जिससे गूगल के बॉट्स को आसानी होती है समझने में, टैग करने में कि ये इमेज इस कंटेक्स्ट में है, और वो पर्टिकुलर जो ऑल्ट टाइटल होगा एज अ कीवर्ड मैच करेगा जो भी यूजर है। तो इसमें मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन में एक चीज जरूर फॉलो कर सकते हैं कि जब भी आप इमेज डाल रहे हैं अपने आर्टिकल में तो ऑल टैग डिफाइन करिए। वर्डप्रेस में आराम से वो चीज हो जाती है, और ऑल टैग में यूज करिए जो भी कीवर्ड है उससे कंटेक्स्ट में, जो भी आपके आर्टिकल के कंटेक्स्ट में है। 19th पेज लेवल फैक्टर है कंटेंट रीजेंसी। तो गूगल का कैफीन करके अगेन ये एक अपडेट था, एक न्यू इंडेक्सेस सिस्टम गूगल ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था। तो गूगल का ये क्रॉलर्स के लिए फेवरेबल अपडेट था जो कि रिसेंटली पब्लिश्ड और अपडेटेड कंटेंट से कंटेक्स्ट में था। तो ये बेसिकली टाइम सेंसिटिव सर्चेस के लिए होता है, और इस पर्टिकुलर अपडेट से जो भी कंटेंट आपका रिसेंटली अपडेटेड है, ये रिसेंटली पब्लिश हुआ है, उसको गूगल प्रेफरेंस देता है। गूगल जो भी सर्च रिजल्ट देता है उसमें उसका एम होता है कि 50% फ्रेश रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कराए, और ये पर्टिकुलर अपडेट रिलीज हुई थी 8 जून 2010 में। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आप नया कंटेंट पब्लिश करना बंद मत कीजिए। अगर आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग पे इनफ कंटेंट हो गया है तब भी अगर आप नया कंटेंट पब्लिश करते रहें कुछ ना कुछ उससे रिलेशन में, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जो नीश सेलेक्ट करिए वो नीश आपका ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप हमेशा कंटेंट ऐड करते रहें, क्योंकि जब आपने कंटेंट ऐड करना बंद कर दिया तो विजिटर्स के लिए ही नहीं, इनफैक्ट जो कि गूगल के क्रॉलर्स हैं इस अपडेट के बाद वो उनको भी पता चल जाएगा कि आपकी साइट पे फ्रेश कंटेंट नहीं है, और आपके चांसेस 50% रिड्यूस हो जाएंगे सर्च इंजन रिजल्ट में आने में। इसके बाद आता है 20th फैक्टर जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ कंटेंट अपडेट्स। तो गाइज ये थोड़ा सा एक अलग चीज है। जो मैंने अभी कंटेंट रीजेंसी की बात की थी ये था बेसिकली नया कंटेंट पब्लिश करने से रिलेटेड, ज्यादा मैटर करता था। बट
मैग्नीट्यूड ऑफ कंटेंट अपडेट्स का मतलब ये है कि आपके जो कंटेंट है वो कितना नया और कितना पुराना है। हर टॉपिक में, हर फील्ड के अंदर नए नए चेंजेस आते रहते हैं और उससे रिलेटेड नया नया कंटेंट भी पब्लिश होता रहता है। अगर आपका कंटेंट बहुत पुराना हो चुका है, आपने उसमें अपडेट भी नहीं किया है, तो डेफिनेटली वो विजिटर भी उसको पढ़ना नहीं चाहेगा। और आप गूगल के क्रॉलर्स, तो जैसा हमने पीछे बात ही की थी पीछे वाले जो 19th फैक्टर के अंदर, कि गूगल उसको इजीली समझ पाता है। तो मैं आपसे सजेस्ट यही करूंगा कि आप अपने ओल्ड कंटेंट को चेंज करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत रेगुलरली चेंज करेंगे, एटलीस्ट उसको आप 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, या जब आपको लगे कि उसके अंदर कुछ नया आया है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसको आप अपडेट जरूर करिए। लास्ट फैक्टर है आज के लिए, वो है 21 फैक्टर, जो है हिस्टोरिकल पेज अपडेट्स। यह हिस्टोरिकल पेज अपडेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वेब पे एक ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपके कंटेंट को आर्काइव करती हैं, और वो चीज काम आती है हिस्टोरिकल पेज अपडेट्स के थ्रू। जब भी आप कंटेंट को अपडेट करते हैं तो वो उस चीज को आर्काइव करती हैं कि कब आपने किस डेट को, किस टाइम पे, किस कंटेंट को अपडेट करा। तो अगर आपका कंटेंट कुछ महीनों में, 1 साल में, 5 साल में कभी भी अपडेट हो रहा है, तो वो आपकी रैंकिंग को इम्पैक्ट करने में बहुत मदद करता है। तो गाइज ये थे आज के लिए 21 रैंकिंग फैक्टर, जो कि पेज लेवल फैक्टर्स हैं। टोटल 56 हैं, और आगे और 2 वीडियोस के अंदर बाकी के फैक्टर्स को हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये थे आज के पेज लेवल फैक्टर्स। 21 फैक्टर्स हैं, इनको आप जरूर कोशिश करिए अप्लाई करने की जहां तक पॉसिबल हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, एंड डेफिनेटली नॉलेज को आप जितना शेयर करते हो उतनी नॉलेज बढ़ती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो पब्लिश होने से पहले इमीडिएटली कर लीजिए, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चल जाए जैसे ही वो वीडियो रिलीज होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।